यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। जोहार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है गाँव गिराओं। खरीफ के मौसम में जब खेती की बात करें झारखंड में तो जो पहली फसल हमारे ख्याल में आती है वो है धान की फसल। कई इलाकों में झारखंड के कई जिलों में किसान जो हैं दो दो बार धान की ही फसल लेते हैं, ऐसा भी है। और बाकी मौसम में खेत खाली छोड़ देते हैं। हालांकि कई जगहों पे खासकर रांची और इसके आसपास के इलाकों में नए नए प्रयोग हुए हैं, किसानों ने बहुफसली पद्धति को अपनाया है, वो तीन तीन फसल भी ले रहे हैं। लेकिन धान जो है आफ्टर ऑल झारखंड के लिए एक प्रमुख फसल है, जिसकी खेती मतलब हमारे खाने में भी शामिल है, हमारी आमदनी में भी शामिल है। और खेती की चर्चा गाहे बगाहे धान पे ही घूम केंद्रित होकर रह जाती है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करना चाहते हैं धान की उन्नत खेती पर, कि कैसे क्या वैज्ञानिक तरीके हैं जो खेती हम पहले से करते रहे हैं, क्या वो ठीक है, हमें और क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी फसल ठीक हो, हम उत्पादन ज़्यादा ले सकें उसी ज़मीन को उसी टुकड़े पे जिसमें पहले से लेते रहे हैं। तो ऐसी कई बातों पर हम चर्चा करना चाहते हैं अगले आधे घंटे तक। और इस पर बात करने के लिए हमने खास मेहमान को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं नवीन कुमार साहब का, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कृषि के विशेषज्ञ हैं। पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, हम लोगों ने बात की है दूसरे विषयों पर। तो आज धान के बारे में इनसे समझते हैं। सर, आपका स्वागत हमारे इस जी नमस्कार, धन्यवाद। पहले तो यही बताइए कि झारखंड में जो कॉन्सेप्ट है कृषि का, उसमें धान कहाँ पे है और कैसे लोग करते हैं इसकी खेती? मैं सबसे पहले सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार, जोहार। जैसा कि आपने सवाल किया धान का यहाँ के झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, तो जितना दिन से मैं झारखंड को जानता हूँ उसमें सबसे बड़ी एक बात यह है कि धान, यहाँ के किसान धान की खेती इसलिए नहीं करते कि उनको उसको बेचना है या व्यावसायिक खेती उसको करना है। सर्वप्रमुख खाने के लिए प्रमुख स्रोत है धान। यहाँ का जो भी गांव के लोग हैं या आदिवासी जाति के लोग हैं, वो मुख्यतया है जो धान की खेती इसलिए करते हैं ताकि उनको सालों भर खाने के लिए अनाज मिल सके। और धान वाकई में यहाँ के लिए प्रमुख खेती है। लेकिन कुछ कमियां हैं, वैज्ञानिक स्तर पे उतने प्रयास नहीं किए गए या गांव के किसानों को उतना जागृत नहीं किया गया, जिससे वो जैसे खेती करते आ रहे हैं पूर्वज के ज़माने से वैसे ही आज भी खेती कर रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि उसको वैज्ञानिक तरीके से करने की, जिससे कि उत्पादन लागत उनका कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। बात इसकी होनी चाहिए कि कम लागत में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे कर सकें, और ये तभी संभव है जब यहाँ के किसान भाई धान की खेती वैज्ञानिक तरीके से करें। मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उनको देना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। अगर उसको ये ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से उनकी उत्पादन लागत भी कम होएगी, उनके खेत में है जो रोग बीमारी का प्रकोप भी कम होगा और उत्पादन भी उनका ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले तो दिक्कत यही होती है कि भाई हम जब धान लगा रहे हैं तो खेत को कैसे तैयार करें, और जब खेत तैयार कर लें तो फिर कौन सी माने कौन सी वो लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं, ये जरा समझाइए कि क्या सबसे बड़ी बात है कि अगर हम पूरे धान की खेती को अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो उसको 4 भाग में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है कि नर्सरी का प्रबंधन और उसका ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा है उर्वरक, खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन। तीसरा है खरपतवार का प्रबंधन। और चौथा है उसमें लगने वाले रोग बीमारी कीड़े का प्रबंधन। अगर ये चारों भाग को अगर हम ध्यान से सुनें और देखें तो निश्चित रूप से यहाँ के किसान भाई लाभान्वित होंगे। सबसे पहले हम आते हैं खेत की तैयारी और नर्सरी की व्यवस्था पे। प्रमुख रूप से धान में यहाँ 2 प्रजाति के लोग धान की खेती यहाँ के किसान करते हैं, जिसमें एक हाइब्रिड का भी बहुत प्रमुख स्थान रहा है। काफ़ी दिनों से यहाँ हाइब्रिड
लगाने वालों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है और हाइब्रिड बीज का बिक्री में भी यहाँ पे तेजी आया है। दूसरा है जो पहले से प्रजाति आ रही है सरकार के द्वारा जो अधिसूचित प्रजाति होती है, उसको भी लोग यहाँ के किसान करते हैं, जिसको प्रमाणित बीज हम लोग कहते हैं। तो उसकी खेती भी यहाँ के किसान भाई करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा उत्पादन लेना है, कम दिन में ज़्यादा उत्पादन लेना है, तो उसके लिए अभी हाइब्रिड प्रजाति के कई एक कंपनियों ने अपना बीज लाया है और वो झारखंड के जलवायु में काफ़ी अच्छे तरीके से फिट भी हैं और अच्छी उपज देने वाली प्रजातियाँ हैं। उसमें से कई एक प्रजाति है, जैसे एक कंपनी है HAPL करके, हेमट्रिक्स एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसकी एक वेराइटी आती है 6644 तेजस के नाम से। वो भी काफ़ी उन्नत प्रजाति की वैरायटी है, उन्नतशील प्रजाति की वैरायटी है। दूसरी एक वैरायटी आती है HAPL 2231। वो मैं समझता हूँ कि झारखंड के जलवायु के हिसाब से वो वैरायटी यहाँ के लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसमें सबसे बड़ी खूबी क्या है कि अगर उसको लगाया जाए तो 115 से 120 दिन में वो प्रजाति हो जाती है, वैरायटी हो जाती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी समय पानी कम भी मिला उस प्रजाति को, तो भी वो सस्टेन कर जाती है और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तीसरा सबसे बड़ा खूबी उसमें यह है कि उसके दाने काफ़ी बोल्ड होते हैं और इधर केंद्र सरकार की एक नीति भी आई है कि वो मोटे अनाज पे बोनस दे रहे हैं किसानों को, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो उसके लिए भी किसान को अगर बेचने भी जाएं सरकार के यहाँ, तो उसमें उनको ज़्यादा लाभ भी मिल जाता है, तो ज़्यादा उपज भी मिलता है, समय भी कम लगता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कम समय का धान आप लगा रहे हैं तो आपकी रबी की खेती जो आने वाली है वो भी अच्छी हो जाती है। तो मुख्य रूप से ये दो प्रजाति हमने सुझाया है। अगर ज़्यादा दिन का लगाना है तो आप 6644 लगा सकते हैं तेजस, और अगर कम दिन का लगाना है तो 2231 लगा सकते हैं। HAPL कंपनी की आती है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। दूसरा, अब हम बात करते हैं बीज की मात्रा। सामान्यतः धान, अगर आप हाइब्रिड धान के का बात करें हम लोग, तो 1 एकड़ में 6 kg धान बीज यहाँ पे लगता है। और 6 kg धान बीज को हम नर्सरी करने से पहले लगभग 12 घंटा या 24 घंटा पहले उसको हम पानी में भिगो देते हैं। 12 घंटा उसको पानी में डूबा रहने देते हैं। उसके बाद 12 घंटे बाद उसको पानी से निकाल करके और फिर एक जगह है जो उसको फैला देते हैं। अगर टाट का बोड़ा हो तो बहुत अच्छा, जिसको जूट का बोड़ा हम लोग कहते हैं, जूट के बोड़े पे उसको फैला करके फिर उससे ढक देते हैं। 12 घंटा उसको ऐसे ही इसी स्थिति में छोड़ देते हैं। जब आप 12 घंटे बाद फिर उसको देखेंगे तो वो उसमें अंकुरन आ जाता है, और अंकुरन जब आ गया तो वो आपका नर्सरी करने के लिए बीज बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। एक चीज़ इसमें और भी ध्यान देने वाली बात है कि हम अगर बीज को उपचार करके लगाएं, उपचारित बीज की अगर खेती करें, तो बहुत सारा रोग बीमारी का प्रबंधन उसी समय हो जाता है और बहुत कम खर्च में हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा दवाई वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों को। मैं एक छोटा सा तरीका उनको सुझाता हूँ। सिर्फ 2% नमक का घोल, जिस नमक को आप खाने में प्रयोग करते हैं, सिर्फ वो आपको 100 लीटर पानी में 2 किलो नमक का घोल आपको बना लेना है और उसमें धान बीज को डुबा देना है। जब डुबाने के बाद जो धान बीज पानी के ऊपर आ जाए, छहला जाए, मतलब सतह पे आ जाए, उसको आपको निकाल के फेंक देना है। मतलब वो धान बीज लगाने के लायक नहीं है। जो धान बीज पानी में डूब जाए वो आपके लिए सही बीज है, और उसको 10 से 20 मिनट उसी में छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद आप बीज को निकाल लीजिए। उसके बाद आप जो प्रक्रिया है कि बोड़े में ढक करके उसको आप रख दें और फिर अंकुरित हो जाता है, तो वो लगाने के लिए, नर्सरी के लिए बहुत अच्छी बीज हो जाती है। अब चलिए खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में सामान्यतः है कि जितने खेत में आपको धान की खेती करनी है, उसके 10वां हिस्सा में उसकी नर्सरी लगानी चाहिए। इसमें किसान भाई भी गलती करते हैं कि छोटे से हिस्से में काफ़ी ज़्यादा बीज वो डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि एक स्वस्थ बीज, स्वस्थ नर्सरी उनको नहीं मिलती, और जब नर्सरी ही स्वस्थ नहीं होगा तो फिर आगे चल करके उससे बहुत ज़्यादा उपज की आशा भी करना बेमानी होगा। तो सबसे पहले हमको नर्सरी को स्वस्थ लगाना है, स्वस्थ पैदा करना है, स्वस्थ नर्सरी लगानी है। और उसके लिए जो प्रमाण है वो है कि जितने खेत में आपको धान के वो लगाना है, उसके 10वें हिस्से में उसके लिए पर्याप्त बीज को आपको लगाना है। सपोज कर लें कि अगर हम 1 एकड़ के लिए हम बात करें, तो 1 एकड़ का 10वां हिस्सा 10 डिसमिल होता है। 10 डिसमिल में आपको 6 kg बीज को नर्सरी डालना है। खेत की पूरी तरीके से तैयारी कर लेनी है। उसमें है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, 2 kg DAP, आधा kg पोटाश,
डाल करके है जो आप नर्सरी को लगा दें। और नर्सरी लगाने के बाद एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखनी है कि नर्सरी जितने कम उम्र में आप ट्रांसप्लांट करेंगे उतना ज़्यादा उपज आपका होगा। जितना ज़्यादा उम्र का नर्सरी आप खेत में लगाएंगे उतना ही उपज कम हो जाएगा। तो कितना करना अब चाहिए? उसका है कि एक सामान्यतः क्या है कि 16 दिन से लेकर के और 25 दिन तक की नर्सरी ही लगाने के लिए उपयुक्त होती है। अगर आप 25 दिन के बाद का नर्सरी लगा रहे हैं तो आपको उत्पादन धीरे धीरे कम होगा। तो किसान भाई को चाहिए कि जितना कम से कम दिन का नर्सरी आप ट्रांसप्लांट कर सकें उतना ही अच्छा है। जब आप ट्रांसप्लांट करने जाते हैं खेत में, तो खेत की तैयारी में सामान्यतः क्या है कि सबसे पहले धान को अगर किसी न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट आपको लाना है बाज़ार से, और जिंक सल्फेट बाज़ार में कई एक तरह का मिलता है। मैं एक किसी कंपनी का नाम तो मैं नहीं ले सकता, बट एक है जिंक सल्फेट 21% करके एक खाद आती है, चाहे वो किसी भी कंपनी का मिल जाए, लेकिन जिंक सल्फेट 21% होना चाहिए। उसको आप 1 एकड़ में 10 किलो उसकी मात्रा है। आप 10 किलो जिंक सल्फेट 1 एकड़ खाद में 1 एकड़ खेत में डालना है। लेकिन उसको डालने में कुछ सावधानी भी बरतना है। सबसे पहला सावधानी ये बरतना है कि जिंक को किसी भी परिस्थिति में किसी भी खाद के साथ नहीं मिलाना है। अलग से डालिए। अलग, खास करके डीएपी के साथ तो बिल्कुल ही नहीं मिलाना है। अगर डीएपी के साथ आप जिंक मिला देंगे तो ना तो खेत को डीएपी मिलेगा और ना तो खेत को जिंक सल्फेट मिलेगा। इसलिए किसान को चाहिए कि आप 10 किलो जिंक को या तो बालू में मिला करके या मिट्टी में मिला करके 1 एकड़ खेत में पहले उसको छींट दें, फिर उसकी जुताई कर दें, और उसके 24 घंटे के बाद फिर आप उसमें डीएपी और पोटास डालना कितना चाहिए? 1 एकड़ में 50 केजी डीएपी और 20 केजी पोटास। ये आपको बोने से धान की नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने से पहले खेत में डालना है। कुछ किसान क्या करते हैं कि डीएपी के साथ यूरिया भी मिला देते हैं। ये गलत प्रक्रिया है। मैं यहाँ के किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप कभी भी डीएपी में यूरिया ना मिलाएं। डीएपी में जितना यूरिया की मात्रा पौधे को चाहिए उतनी मात्रा होती है। अलग से आपको यूरिया मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अलग से यूरिया मिला रहे हैं मतलब कि आपके पैसे की बर्बादी है और आपका खेत भी खराब होगा। इसलिए सिर्फ 50 केजी डीएपी और 20 केजी पोटास, अगर आपके घर में कंपोस्ट खाद है, गोबर की सड़ी गली खाद है, तो आप उसको डाल सकते हैं। और इसको डाल करके खेत की जुताई करें, अच्छे से पलेवा करें और उसके बाद धान की रुपाई करें। एक चीज़ और ध्यान रखना है, कितने किसान भाई क्या करते हैं कि धान की रुपाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर डीएपी डालते हैं 7 से 8 दिन के बाद। ये भी गलत प्रक्रिया है। अगर आपको डीएपी खाद, जितने भी तरह का खाद यहाँ पे मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा महंगा खाद डीएपी होता है। डीएपी के लिए किसान सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है और उसके गलत प्रयोग से उसके सारे पैसे की बर्बादी हो जाती है। इसलिए कभी भी डीएपी को डालना है तो खेत में डालने के बाद एक जुताई आवश्यक है, पहला चीज़। दूसरा, धान अगर लगा दिए या कोई फसल लग गई उसके बाद डीएपी डालने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने नहीं डाला है तो नहीं डालो। डीएपी डाल करके आपको एक जुताई करना अति आवश्यक है। तो पहले, सबसे पहले 24 घंटे पहले हम जिंक डालेंगे, जिंक सल्फेट 21% 10 किलो। जब हमको बुआई करना है तो बुआई के रुपाई करना है अगर धान का, तो उसके पहले हम 50 किलो डीएपी और 20 किलो पोटास 1 एकड़ में डाल करके उसके बाद खेत का जुताई करके फिर पलेवा करके फिर हम उसमें धान की रुपाई करते हैं। धान की रुपाई सामान्यतः जो उसकी दूरी होती है वो पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच और लाइन से लाइन की दूरी 10 इंच हम लोग रखते हैं। इससे क्या है कि घनत्व पौधे का ज़्यादा होता है। 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाया जा सकता है और जितना ज़्यादा आपका पौधा होगा उतना ज़्यादा आपको उपज होगा। लगाने में क्या है कि 1-1 या 2-2 पौधा, आजकल तो हाइब्रिड में 1-1 पौधे भी हम लोग लगा देते हैं। अगर 1 पौधे आप नहीं लगा सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। और ये 6 इंच बाई 10 इंच के दूरी पर आपको पौधे को लगा देना है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको किसान भाई महत्वपूर्ण रूप से सुने। सबसे मेजर प्रक्रिया यही है धान में। लोग क्या करते हैं, खास करके ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, इसमें लोग क्या करते हैं कि पहले धान रोप लिए,
उसके बाद 1 महीने बाद वो धान का खरपतवार निकालते हैं और फिर यूरिया डालते हैं। उसका कोई मतलब नहीं है, वो सबसे बेकार प्रक्रिया है। होता क्या है कि धान जब आप नर्सरी से लेके आते हैं तो मैक्सिमम या मिनिमम 20 से 25 दिन का वो हो चुका होता है, और 20 से 25 दिन के बाद धान का जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं, रुपाई करते हैं, और 1 महीने बाद जब आप यूरिया डालते हैं तो उसमें जो ब्यांत करने का जो समय है वो निकल चुका होता है। उसको 2 फिर महीने यूरिया डालने का कोई मतलब होता नहीं। इसलिए मैं यहाँ के किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि अगर आपको धान का ज़्यादा से ज़्यादा उपज चाहिए तो धान के रोपाई के 8वें दिन, इसको फिर से सुने आप, धान के रोपाई के 8वें दिन हर हाल में आपको 20 kg यूरिया अपने 1 एकड़ खेत में डालना ही डालना है। आपको कितना भी आवश्यक काम है उसको छोड़ करके, जैसे गेहूं में 21वें दिन पटवन जरूरी होता है, उसी तरीके से धान में 8वें दिन यूरिया जरूरी होता है। आपको 8वें दिन 20 kg प्रति एकड़ यूरिया डाल देना है। उसके बाद धान को छोड़ देना है, समय समय पर देखते रहना है, खेत में नमी होनी चाहिए। बाद में आप खरपतवार की निराई गुड़ाई करें, खरपतवार का प्रबंधन करें, निकालें। उसके लिए 2 प्रक्रिया है। अगर आपके पास लेबर है तो आप खरपतवार लेबर के द्वारा निकालें, लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि लेबर मिल नहीं रही है, तो उसके लिए कुछ रासायनिक खरपतवार नाशी आते हैं जिसका प्रयोग करके भी आप खरपतवार को मार सकते हैं। सबसे पहले उसमें प्रेटिला क्लोर 50% EC का आता है। आप उसको 1 से 1.25 लीटर प्रति एकड़ में अगर आप उसका प्रयोग करें तो आपका खरपतवार खेत में निकलेगा ही नहीं। इसको पानी में डाल के, हाँ, पानी में डाल करके उसका आप छिड़काव कर दें खेत में, तो खरपतवार का नियंत्रण पूरी तरीके से हो जाता है। और उसके बाद आपका लेबर का कॉस्ट आपका बच जाएगा। सिर्फ 1.25 लीटर दवाई और उसको छिड़कने में जो खर्च आएगा। हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं कि कम खर्च में हम ज़्यादा उत्पादन कैसे करें। तो हम यहीं से खर्च घटाना शुरू करेंगे। आप 1.25 लीटर प्रेटिला क्लोर 50% खरपतवार नाशी को आप स्प्रेयर के द्वारा आप खेत में छिड़काव कर दें, तो आपको खेत में किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं उगेगा। अब धान जब रोपाई का जब 1 महीना हो जाता है तो 1 महीने बाद अब उसमें देखें कि खेत में नमी है या नहीं है। आप एक बार इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। खेत में जब धान आप रोपते हैं, जब वो 1 महीने का हो जाता है तो एक बार उसको आप सूखा छोड़ दें। हर समय खेत में पानी रहना जरूरी नहीं है। एक बार पटा के जो रोपा उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद आप पानी एक बार दें, फिर छोड़ दें। एक बार खेत को सूखना जरूरी है, खास करके 30 से 35 दिन 40 दिन में एक बार आप खेत को सूखने दें। थोड़ा सूखने से क्या होता है कि खेत में हवा का प्रवेश होता है और जो पौधे में बयान करने की शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि आप खेत को एक बार सूखने दें। सूखने के बाद जब देखें कि खेत में हल्का हल्का दरार भी पड़ गया तो और अच्छी बात है। और उसके बाद आप खेत में 20 किलो यूरिया, फिर 20 किलो यूरिया आपने 8वें दिन डाला है और 20 किलो यूरिया आपको 1 महीने बाद डालना है। रोपाई के 1 महीने के रोपाई के 1 महीने बाद आप 20 किलो यूरिया तब डाल दीजिए। डाल करके अगर खेत में नमी है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसकी पटवन कर दीजिए। उसके बाद आप धान को छोड़ दीजिए। अब आगे चलते हैं हम। एक जो धान की जो फसल होती है और उसमें ये हर बार हम लोग ख्याल रखते हैं, कई बार इसकी चिंता होती है कि हम पानी को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं। और झारखंड में जब ये करते हैं कि भाई पानी कहाँ से लाएं, वैसी किस्म का चुनाव करें जिसमें पानी जो है कम लगे। या क्योंकि ज़मीन भी अलग अलग डेमोग्राफी है, कहाँ पे कहीं पे ऊंची ज़मीन है, कहीं नीची ज़मीन है, तो हर जगह पानी का प्रबंधन हो नहीं पाता है। तो इसका ख्याल रखना जरूरी है। ये अच्छी बात है कि कई बार जब हम चिंतित हो जाते हैं कि दरारें पड़ गई खेत में और ये ख़राब हो गया, तो वैसा भी नहीं है। तो आप हमें समझा रहे थे कि 1 महीने के बाद, मतलब रोपाई के 1 महीने के बाद जब हम देख लें कुछ सूखा छोड़ दें खेत को, तो फिर उस पर पानी डालें। हाँ जी। तो इसके बाद क्या करेंगे फिर? अब अगर हम 1 महीने के बाद पानी डाल रहे हैं तो उसके बाद वही 20 kg यूरिया डाल करके आप उसमें नमी पानी डाल दें खेत को। इसके बाद धान को बिल्कुल छोड़ दें। अब यहाँ किसान भाई ये गलती क्या करते हैं कि यूरिया बेहिसाब अपने खेत में डालते हैं, लगता है कि इसी से फसल होगी। और उनको क्या लगता है, जैसे मुख्य रूप से 3 ही खाद का किसान प्रयोग करते हैं, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र में। एक तो यूरिया, एक DAP और एक पोटास। बाकी चीज़ों को वो डालते नहीं खेत में। यूरिया क्या करता है, मैं एक छोटे 2 मिनट में इसको बता देता हूँ।
यूरिया का मुख्य काम क्या है कि जो पौधा आप लगा रहे हैं उसका सिर्फ वानस्पतिक वृद्धि वो करता है, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। जो आपकी आंख देखना चाहती है वो यूरिया दिखाता है। इसके चक्कर में किसान भाई ज़रूरत से कहीं ज़्यादा यूरिया अपने खेत में प्रयोग करते हैं और इससे क्या होता है कि उनके खेत में रोग बीमारी ज़्यादा लगता है, उनके खेत में कीड़े का प्रकोप ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस खेत में यूरिया ज़्यादा डलेगा उसके पत्ते का रंग बिल्कुल हरा काला चमकीला होगा और जो ज़्यादा सुंदर होगा उसी पे कीड़े का ज़्यादा आकर्षण भी होगा। तो कीड़े का ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उस पर और कीड़े मकोड़े का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसलिए जितना एक वैज्ञानिक विधि से यूरिया सुझाया गया है उससे ज़्यादा यूरिया का प्रयोग खेत में नहीं करना चाहिए। तो 20 केजी आप 1 महीने के बाद यूरिया आप डाल दें। अगर आपको लगता है कि धान को कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है तो बाज़ार में जाइम वगैरह मिलता है, बट हम उसको सुझाव नहीं देते। आप सिर्फ यूरिया 20 केजी डालें और छोड़ दें धान को। फिर आप चलें, जब धान गब्भावस्था में आता है, ये प्रक्रिया धान रोपाई के लगभग 50वें दिन शुरू हो जाता है। 50-60 दिन के बाद धान गब्भा में आना शुरू हो जाता है। तो जब धान गब्भा में आ जाए तब आप उसमें से फिर मात्र 10 किलो यूरिया, ध्यान रखेंगे कि हम 1 एकड़ में टोटल 50 केजी ही यूरिया डालना है। यहाँ के किसान 200-200 केजी डालते हैं 1 एकड़ में यूरिया। उनका पैसा भी बर्बाद होता है और खेत भी खराब होता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप 200 केजी एक जगह डाल लो और हम जैसे बता रहे हैं 1 एकड़ में आप 50 केजी डाल लो, उससे ज़्यादा उत्पादन होगा आपको। जब धान गब्भावस्था में आ जाए तब आपको मात्र 10 केजी, इसका ज़रूर खास ख्याल रखें। उस समय लोग बोड़ा यूरिया डाल देते हैं 50 केजी, लेकिन जिस समय गब्भावस्था में धान आ जाए उसमें उस समय मात्र 10 केजी ही यूरिया डालना है और उस समय 10 केजी पोटास फिर से मिलाना है आपको। अलग से यूरिया के बाद डालना पड़ेगा। 10 केजी यूरिया और 10 केजी पोटास, इस दोनों को मिला करके आपको उसमें डाल देना है जब धान गब्भा में आ जाए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता धान को नहीं है। टोटल अगर हम बात करें तो 10 केजी जिंक सल्फेट, 50 केजी डीएपी, 50 केजी यूरिया और 30 केजी पोटास, इससे ज़्यादा 1 एकड़ में धान में उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं है। अब आप छोड़ दें इसको, धान बहुत अच्छी होगी। अब जो मेजर क्या है इसमें रोग बीमारी और कीड़े का प्रबंधन। धान में जो मुख्य रूप से रोग बीमारी लगता है वो 2 तरह का रोग बीमारी लगता है। एक तो जिसको हम लोग खैरा डिजीज कहते हैं, खास करके वो कोई रोग बीमारी नहीं है बल्कि जिंक के कमी का लक्षण है। कोई किसान भाई जिंक नहीं डालते खेत में या जिनके खेत में जिंक की काफ़ी अधिक कमी है उसके खेत में ये बीमारी देखने को मिलती है। उसमें होता क्या है कि जब आप खेत में जाएंगे तो धान कहीं कहीं से लाल दिखेगा पूरा ऊपर से और धान का पौधा छोटा हो जाएगा धीरे धीरे, और उसको हम लोग खैरा डिजीज इसलिए कहते हैं कि वो कत्थे के रंग का दिखता है, इसलिए उसको खैरा डिजीज कहा जाता है। और वो खास करके वहीं पे दिखता है जहाँ पे ज़मीन उथली होती है। जहाँ ज़मीन नीची है, पानी है, वहाँ वो रोग नहीं दिखता। जहाँ ज़मीन उथला होता है वहाँ पे वो रोग जल्दी दिखता है। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको अपने खेत में तो उसके लिए बाजार से आपको जिंक एक आता है 33%, जो मैंने आपको पहले डालने के लिए बताया था ज़मीन में, वो है जिंक सल्फेट 21%। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो है जिंक मोनोहाइड्रेट 33%। अगर आपको छिड़काव करना है तो, अगर आपने ज़मीन में नहीं डाला है तब आपको जिंक का छिड़काव करना पड़ेगा और उसके लिए जो जिंक आता है वो है जिंक मोनोहाइड्रेट 33%। आप उसको 250 ग्राम जिंक ले आएँ और 1 एकड़ खेत में आप छिड़काव कर दें। अगर इसको और अच्छा से आप इसका और ज़्यादा जल्दी उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसको चूने के पानी के साथ मिला करके छिड़काव कर दें जी। 5 केजी बाजार से कली चूना ले आएँ। अगर आपके खेत में ज़्यादा प्रकोप है रोग का तो 5 केजी कली चूना ले आएँ खेत बाजार से, उसको रात में पानी में फुला दें, सवेरे सिर्फ उसका पानी ले लें। चूना को आप कहीं घर में पुताई रंगाई पुताई करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, उसका सिर्फ पानी हमको चाहिए। पानी में आप जिंक मोनोहाइड्रेट 250 ग्राम को घोल दें और 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर दें। मात्र 24 घंटे के अंदर आपका खेत सही हो जाएगा और वो रोग बीमारी सही हो जाएगी। दूसरा, धान में जो एक सबसे प्रमुख बीमारी लगता है वो है ब्लास्ट का। उसके नियंत्रण के लिए बाजार में एक दवा आता है हेक्साकोनाजोल 5% EC। आप उसको है जो लगभग 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें
तो वो भी रोग खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, तो आप इस 2 मिनट में क्या समझाना चाहते हैं? 2 मिनट में मैं बस किसान भाइयों से सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन से भी कहना चाहूँगा कि समय आपका काफ़ी कम रहता है और किसान की बात नहीं, हम लोग दूसरे कार्यक्रम में फिर बात कर लेंगे। तो बीमारियों के बारे में हमें समझाइए जी, बीमारियों के बारे में समझाइए। तो अब रोग बीमारी मुख्य रूप से वही है। मुख्य रूप से मैं किसान से एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये मायने नहीं रखता कि आपका धान का उत्पादन 50 क्विंटल प्रति एकड़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप कितने खर्च में कितना उत्पादन ले रहे हैं, इसका कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी खेती करते हैं उसमें आप जोड़ें कि कितना हमारा जुताई लग रहा है, कितना हमारा खाद लग रहा है, कितना हमारा लेबर लग रहा है और कितना हमारा उत्पादन हो रहा है। अगर हम 100 रुपये खर्च करके 200 रुपये का उत्पादन कर सकते हैं और हम 180 रुपये खर्च करके 250 का उत्पादन कर लें तो वो गलत होता है। इसलिए आप कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे करें, इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मुख्य रूप से अच्छी प्रजाति का चयन करें, ज़्यादा खाद उर्वरक का प्रयोग ना करें, जो वैज्ञानिक विधि से सुझाई गई है उतना ही खाद उर्वरक डालें और समय समय पे रोग बीमारी और खरपतवार का नियंत्रण करें, आपको बहुत ही अच्छी उपज प्राप्त होगी। अब अंतिम सवाल है, 1 मिनट का वक्त है हमारे पास, वो यह है कि अभी का जो मौसम है, जैसे जुलाई का अंतिम सप्ताह चल रहा है, तो अभी जो फसल लगी होगी खेत पे या अभी जो किसान कर रहे हैं उनको अभी के वक्त में बस अभी के लिए ही ये समय हमने ये प्रश्न लिया था, ये अभी ही धान लगेगा, अभी धान के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय है। इसीलिए धान पे चर्चा की गई है कि आप जो जुलाई का महीना होता है वो खास करके धान के रोपाई का समय होता है। अभी नर्सरी खेत में लोगों का तैयार होगा और रोपाई चल रही होगी, तो उसी समय ये चीज़ ज़रूरी होती है और वैज्ञानिक विधि से लोग धान की खेती करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ट्रांसप्लांटेशन का काम अब शुरू होने वाला होगा और आप अपनी खेती को लेकर उतने ही सजग होंगे जितनी सजग सरकार है या जितनी चर्चा बाहर होती रहती है। और वैज्ञानिक पद्धति से अगर आप खेती करते हैं तो आपकी फसल निश्चित तौर पे ठीक होगी। और ये एक अच्छी बात नवीन जी ने कही कि आप किस लागत में क्या उत्पादन करते हैं, अपनी लागत को घटाकर उत्पादन को बढ़ाने के जो तरीके हैं उस पर अमल करिएगा तो जाहिर है आपको फ़ायदा होगा। मुझे अब इस कार्यक्रम को रोक देंगे, इजाज़त दीजिए, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।